जय हिंद। तो आप लोगों का अपना ही यूट्यूब चैनल एनवी मैथ्स मैजिक पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग भारतीय भवन बुक का बात करेंगे। कौन सी बुक का? भारतीय भवन बुक का। तो चलिए आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो कहता है क्या कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है H2 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है O2। तो दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है H2O। ठीक है, इसको संतुलित करना है बाद में। तो ये जो हाइड्रोजन हो गया और ये जो ऑक्सीजन हो गया, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया सूत्र हो गया, ये ऑक्सीजन क्या हो गया सूत्र हो गया। तो जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो अभिकारकों और प्रतिफलों किसके रूप में लिखते हैं, तो उसके संकेत या सूत्रों के रूप में लिखते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। कहता है कि जो रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक जो होता है और जो प्रतिफल होता है, जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 हो गया। ठीक है, जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है H2O। ठीक है, 2H2O 2, ठीक है, H2O बनाता है। ठीक है, तो H2O बनाता है। कहता है कि यह जो तीर का चिन्ह होता है, यह तीर का चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है। तो कहता है क्या कि अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर का चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि यह पता चल पाए कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रहा है। कहता है कि तीर का चिन्ह का निशान इसलिए प्रयोग किया जाता है कि यह अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रहा है। अब देखिए तीर का निशान इधर है, इसका मतलब क्या कि इस दोनों का संयोजन हो के H2O जल बन रहा है। अगर मान लीजिए तीर का निशान नहीं देगा तो मान लीजिए इससे यह बन रहा है कि इससे यह बन रहा है, आपको पता चलेगा नहीं चलेगा। अर्थात अभिक्रिया का दिशा दर्शाने के लिए तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या इसका प्रयोग एक और प्रयोग है कि तीर का चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को गिनने में आसान हो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या क्या समीकरण H2Cl2 2HCl संतुलित है। हाँ, ये संतुलित है क्योंकि देखिए दो हाइड्रोजन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर है, दो क्लोरीन इधर है, दो क्लोरीन इधर है, दोनों आपस में क्या है संतुलित है। तो हाँ, यह समीकरण संतुलित है क्योंकि इनके दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। इधर का भी और इधर का भी क्या है, दोनों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए क्या है, संतुलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। कहता है कि सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है तो वह होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब इस अभिक्रिया होता है क्या बनता है CaO प्लस CO2। ठीक है, ये मान लीजिए गैस है। तो कहता है क्या कि देखिए वियोजन और अपघटन अभिक्रिया क्या होता है कि वह वैसे यौगिक तथा यौगिक जो टूट करके किसी सरल यौगिक में परिवर्तित होता है। मतलब कि सरल मतलब कि कुछ छोटा यौगिक में, मतलब कि ठीक है कम क्रियाशील। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि CaCO3 हो गया, तो ये हमारा क्या है कि बड़ा मतलब यौगिक है। ठीक है, और ये हमारा क्या है कि छोटा है सरल यौगिक है। तो मतलब कोई अगर बड़ा यौगिक अगर आपस में अभिक्रिया करके और सरल प्रतिफलों मतलब यौगिक में टूटता है तो वह क्या कहलाता है अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो जो परस्पर संयोग होकर एक प्रतिफल बनाते हो क्या कहलाता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला कहता है क्या किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया कौन सा होता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया जो होता है उसमें क्या होता है अपने मूलकों का क्या कहता है विनिमय का मतलब होता है कि चेंजिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा NaOH हो गया प्लस HCl हो गया। ठीक है,
तो NaCl प्लस क्या बनेगा H2। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो हाइड्रोजन ऑक्साइड वो क्या कहता है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड के देखिए स्थान पर क्या कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम देखिए आ गया, और जहाँ कैल्शियम का जो स्थान है वहाँ पे क्या आ गया हमारा हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि चेंजिंग होता है, आदान प्रदान होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं विनिमय कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में देना है। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण हो गया NaCl और AgNO3 अभिक्रिया करेगा तो AgCl प्लस NaNO3 टूटेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? नहीं, जो आयरन है क्या है कि कॉपर से अधिक क्रियाशील है। क्या है कि आयरन है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, बल्कि कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। तो क्या है, नहीं, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कहता है क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? तो हाँ है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में भी संयोग होता है, तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में संयोग होता है। अब मान लीजिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का संयोग होता है, और अब अवकरण में क्या होता है, तो हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जो ऑक्सीकरण और जो अवकरण अभिक्रिया है दोनों संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन सभी संयोजन अभिक्रिया अवकरण और ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में किसी भी चीज़ का संयोग हो सकता है, कोई भी तत्व का, बट ऑक्सीकरण में सिर्फ ऑक्सीजन का होगा और अवकरण में सिर्फ हाइड्रोजन का होगा। इसलिए बट ये दोनों हमारा क्या है कि संयोजन अभिक्रिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? यह नहीं होगा, क्योंकि अभी पीछे क्या होता है, जो उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है कि विस्थापित होता है, मतलब कि एक की जगह पर एक विस्थापित होता है, एक तत्व को हटता है तो एक विस्थापित होता है, बट उसमें किसी का संयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हमारे क्या अपघटन अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दो उदाहरण दे। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है H2Cl2 अभिक्रिया करेगा तो 2HCl, और एक है 2AgCl, तो Ag 2Ag प्लस 2Cl, ये हमारा क्या है, तो दो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो कहता है वसा और तेल हमारा क्या है कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ है। मान लीजिए वसा और तेल जो उसमें नमी होता है, ठीक है, और तेल, अब मान लीजिए कि खाना खराब किसके कारण होता है, तेल और वसा के कारण, जो उसमें नमी होता है उसी कारण क्या होता है, ये खराब होता है। तो जो पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, खाने की जो पदार्थ होती है उसमें दुर्गंध कौन होता है, वसा और तेल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचने के लिए एक उपाय बताएं। तो जो मान लीजिए हम लोग को जनरली जो ताज़ा खाना होता है उसे ख़राब होने से हम लोग क्या कहते हैं, जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रिज, जो हम लोग घर में फ्रिज रखते हैं उसमें हम लोग इस चीज़ को रखते हैं, तो क्या होता है जल्दी वह सड़ता और ख़राब नहीं होता है। अर्थात ताज़ा खाद्य पदार्थ को घरों में भोजन के रेफ्रिजरेटर में रखकर सड़ने से बचाया जा सकता है। ठीक है, मतलब फ्रिज में रख के इसे रखने से बचाया जा सकता है। हमको एक उपाय कहता है, हमने एक उपाय दे दिया, ऐसे 2-3 उपाय इसका है। कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। कहता है FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट रहा है। ठीक है, अब देखिए एक आयरन है, यहाँ पे 2 आयरन है, देखिए सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 2 है, और देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, 2, 5, 3, 8। ठीक है, तो कहता है इसे संतुलित करने के लिए फर्स्ट पे देखिए हमको 2 आयरन पुराना था, हमने 2 यहाँ पे लगा दी। जब 2 आयरन पुराए देखिए कितना हो गया, 2 आयरन हो गया। ठीक है, 2 सल्फर देखिए तो 2 सल्फर हो गया, देखिए 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गया, देखिए 3, 2, 5, 3, 8, अर्थात यहाँ पे 2 लगाएंगे सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला कहता है कि एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाता है।
जैसे मान लीजिए CaO प्लस CO2 आपस में अपक्रिया करेगा, क्या करेगा, बनाएगा CaCO3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी यौगिक है बट एक है छोटा यौगिक है, और ये हमारा क्या हो गया, एक बड़ा यौगिक हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या, समीकरण NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2 द्वारा निरूपित अपक्रिया एक उदासीनीकरण अपक्रिया है। इस अपक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगा। क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो विस्थापन हो रहा है, हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया होएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अपक्रिया H2O प्लस F2HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक हमारा क्या होगा कि हाइड्रोजन ही हमारा ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, त्याग होता है। तो ऑक्सीकारक हमारा कौन होगा, तो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक अपक्रिया हमारा कौन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, कि जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अपक्रिया नहीं होती है। क्यों। अब देखिए, क्योंकि तांबा जो होता है जस्ता की अपेक्षा क्या होता है, कम क्रियाशील धातु है, इसलिए जस्ता क्या होता है कि इसके साथ अपक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कि पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है। तो ब्यूटेन हमारा क्या है कि पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है, ब्यूटेन। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग हम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी क्लास कैसा लगा है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे क्लास का सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।